They're still doing research. वेलकम ऑल टू ऑनलाइन लाइब्रेरी। मैं बिक्कू बर्नवाल। आज डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज जो कि क्लास 11th हॉर्नबिल का है उसे करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है एक आर्टिकल बेस्ड है। ये नेशनल ज्योग्राफी से लिया गया आर्टिकल है, A.R. विलियम्स ने लिखा था और ये तकरीबन 2005 का है, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ फाराहो। फाराहो यहाँ पे डिस्कवरिंग ट्रुथ जो है, डिस्कवरिंग ट्रुथ यहाँ पे एक किंग है जो कि बॉयश किंग है, ठीक है। उसका जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसी को सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई है। पहली बात कि उसका टीनेज में डेथ हो जाता है, और उसके बाद कि होता यूँ है कि अगर इतनी बड़ी डायनेस्टी थी तो उसकी डेथ ऐसे हुई कैसे, क्या कारण था, और उस तुतन खातून के बाद कोई किंग बना भी नहीं। तो इस चीज़ को जानने के लिए ये रिसर्च पेपर हम लोगों के CBSE क्लास 11th में दिया गया है। और यहाँ पे 2005 की बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि ये 80 साल बाद तकरीबन जो बॉयस फाराहो है, जो कि किंग, इजिप्ट में किंग के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो फाराहो यूज़ होता है। 1992 के बाद 2005 में फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए वापस निकाला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1992 में ये इस तरह से था और उसके बाद से फिर निकाला गया है 2005 में, ठीक है। तो 1992 में किसने निकाला था? तो पहली बात जिम कार्टर ने निकाला था रिसर्च करने के लिए। जिम कार्टर ने यहाँ पे 1992 में उसे निकाला था। किस चीज़ के लिए? तो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए। फिर 2005 में यहाँ पे जाही हवास का नाम आएगा, जो कि वो आगे बताया गया है कि क्या है कैसे है। ऑल्दो यहाँ पे जब निकाला जाता है तो वहाँ जिस जगह से इजिप्ट के जिस जगह पे पिरामिड में किंग तुत का डेड बॉडी रखा गया है उसे वैली ऑफ किंग्स कहते हैं। वैली ऑफ किंग्स का अगर वीडियो देखना हो एक, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि वैली ऑफ किंग्स क्या है। आप उस लिंक के थ्रू एक छोटा सा वीडियो आप पूरा देखकर समझ जाएंगे, इजिप्ट अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। तो वैली ऑफ किंग्स उसका जो रेस्टिंग प्लेस होता है जहाँ पे उसको रखा जाता है, उसे निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि रिसर्च के लिए वो एक अब म्यूजियम बन चुका है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। ऑल्दो पहले भी लोग उसे प्रिजर्व करके ही रखे थे। अब यहाँ पे क्या है, बताता है कि जनवरी में 2005 में टूरिस्ट तो वहाँ आते हैं, विजिटर्स आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से शीशे से ढक के रखा गया है, और ये जो पूरे दीवार पे बना हुआ है उसे मुराल कहते हैं। ये एंट्री पीस है, एंट्री प्लेस है टॉम्ब ऑफ तुत आमून। तुता खातून और आमून दोनों का मीनिंग हम आगे चलेंगे तो बताएंगे दोनों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे विजिटर्स आते हैं और देखते हैं कि समझते हैं कि वहाँ मोरल्स कैसे हैं, क्या है, वहाँ पे जो ट्रेजरी है वो सारी चीज़ें किस तरह से रखी गई है। बहुत अमेजिंग उन लोगों के लिए लगता है, अचंभा लगता है, और किस तरह का प्लेस है ये, पहले के लोग कैसे थे। और यहाँ पे तुत का बारे में इसलिए दिया गया है क्योंकि यही पहला इजिप्शियन ममी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है। और दूसरी बात कि ये अभी तक का पाया गया सबसे रिचेस्ट फाराहो है। फाराहो मीन्स किंग है, और इस किंग के डेथ के बाद किसी तरह का ऑब्जेक्शन हिस्ट्री में नहीं मिलता है। ऑल्दो ये 3300 ईयर्स पहले का इंसिडेंट है, 3300 साल पहले की ये घटना है। फिर भी साइंटिस्ट जितने भी है, रिसर्चर जितने भी है, हर कोई पता लगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अब आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं जिम कार्टर के बारे में आगे कुछ बात कही गई है। और ये कहता कौन है? तो जाही हवास, नाम याद रखिएगा, जाही हवास कहते हैं। ये है कौन? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्शियंस सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। मतलब कि इजिप्ट में जितने भी एंटिक पीसेस हैं उसके सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट के। और ये बात कब कही गई है? तो 2005 में
अभी आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि अभी ये कही गई है, चैप्टर के अकॉर्डिंग 2005 में ये बात कही गई है उस आर्टिकल में। क्या कहा गया है? तो द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। अब यहाँ पे कार्टर 1920s एक्चुअली में वो ईयर था 1992, और जो अब निकाला गया है मम्मी को फिर से तो वो 2005 है। ऑलमोस्ट ये 80 साल बाद निकाला गया। तो क्या हुआ था, कार्टर जब उस जो तुत है, तुतन खातून है या तुतन खामून है, वो क्या हुआ था उनके साथ, जिम कार्टर ने क्या किया था जो कि यहाँ पे जाही हवास उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रिसर्च ऑल्दो अभी भी चल रहा है, आगे मैं एक पेज के साथ लिंक बताऊंगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। 2020 में ही वो पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ये जो मम्मी का जो भी थोड़ा बहुत कंडीशन खराब हुआ है 80 साल बाद निकालने के बाद भी, तो वो उसके जिम्मेदार कौन है? कार्टर है। अब कार्टर ने क्या किया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि बहुत सारे ट्रेजर वहाँ पे मिले जाते थे, और इजिप्शियन जितने भी थे वो ये मानते थे कि जितनी भी उनकी संपत्ति होती है मरने के बाद वो सारी संपत्ति अपने साथ लेकर जाएंगे। यहाँ पे ट्रेजरी के साथ जो सोने का सामान, चांदी तो बहुत कम ही मिलता था वहाँ पे, सोने का जितना सामान था वो सारा का सारा तो था ही, लेकिन कुछ मंथ्स के केयरफुली रिकॉर्डिंग के बाद फाराहो का फ्यूनररी ट्रेजर भी मिला। फ्यूनररी ट्रेजर, अब यहाँ पे ट्रेजर मतलब कि सोना चांदी ही नहीं होता है, यहाँ पे बहुत पुरानी चीज़ें जो अब मिलती है उसे भी ट्रेजर कह सकते हैं हम लोग। तो उस ट्रेजर में क्या क्या था, बुक का लाइन यहाँ पे मैंने पुट किया है। तो अ श्राउड अडॉर्न विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। तो यहाँ पे जो कफन था वो बहुत अच्छे तरीके से विलो एंड ऑलिव लीव्स से, और वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स एंड फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें उनके फ्यूनरली मतलब उनके मरने के साथ दफनाई गई थी। जब वो उनकी डेथ हुई थी तो ये सारी चीज़ें दफनाया गया था उनके साथ। हो सकता है उनका पसंदीदा आइटम रहा हो ये, जो खाते हो या फिर जो यूज़ करते हो। और यहाँ पे जो फ्लावर्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो मार्च या अप्रैल में हुई थी। क्यों? क्योंकि फ्लावर, ऑलिव लीव्स और जितने भी चीज़ें हैं वो मार्च और अप्रैल के सीजन में ही होता है। व्हेन ही रीच्ड द मम्मी, जब वो मम्मी के तीसरे लेवल तक पहुँचे। तीसरे लेवल तक पहुँचने का मतलब क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा जो मम्मी था वो एक बहुत अच्छे गोल्डन चीज़ से पूरा का पूरा बंद था, पैक था। और वो किस चीज़ से पैक था? तो रेजिन से, रेजिन के हेल्प से। अब रेजिन ऐसी चीज़ होती है, जान लीजिए, जो कि किसी भी चीज़ को चिपकाने में बहुत मदद करती है, और वो जल्दी निकलती भी नहीं है, और उसके अंदर जो चीज़ें रहती है वो उसके कारण ख़राब नहीं होता है। तो इस वहाँ पे मम्मी को रेजिन से अलग करने के लिए, गोल्ड प्लेट्स को अलग करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत तरह का ऑप्शंस ढूंढते हैं, चिसल्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और इस तरीके से उसे सही करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ताकि उसमें किसी भी तरह का कुछ ना हो। अब कारण इसके पीछे बस एक ही है कि अगर जरा सा भी उसमें छेड़खानी हुई तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स गायब हो सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक बाहर मम्मी को रखा कुछ समय के लिए, ताकि वो रेजिन है जो कि थोड़ा सा ढीला हो, और ताकि उसे निकालने में मदद मिले। लेकिन फिर भी वो काम नहीं आता है, फिर जाके धीरे से चेसल और बाकी सारी चीज़ों की मदद से निकालते हैं, मतलब बहुत सारा तरकीब निकालते हैं ताकि उससे उसका हेल्प हो जाए। अब आगे बात क्या आती है? तो बात ये आती है कि यहाँ पे अगर इस तरह से मम्मी को खुला छोड़ के रखा तो चोरी हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पे कार्टर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और ये सोचते हैं कि किस तरह से क्या करना है, तो अपने बचाव में बहुत सारी बातें वो बोलते हैं, है ना। अब आगे क्या होता है? तो 40 साल बाद, याद रखिएगा 1992 में पहली बार रिसर्च हुआ था, उसके बाद 1968 का यहाँ पे डेट है। फिर हम लोग जब पढ़ रहे हैं जो मेन आर्टिकल है वो 2005 का है। तो 1968 में कुछ साइंटिस्ट ने कार्टर के डिस्कवरी के बाद एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे किए मम्मी का और बहुत सारे स्टार्टलिंग फैक्ट्स बताए। अब
अब ये फैक्ट क्या थे, तो उनका जो रेजिन जो था उसके नीचे का जो चेस्ट था उसका ब्रिस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग था। ठीक है, ब्रिस्ट में जो बोन्स होता है, रिब्स होते हैं, हड्डियाँ होती है जो, वो मिसिंग थे। अब ये प्रॉब्लम ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये कोई स्कल है पूरे बॉडी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे, हालांकि पूरा ये पार्ट तो बहुत सही है, लेकिन जो मेन रिब्स जो चेस्ट का है ये काफ़ी नीचे है। इसका मतलब बहुत सारी छेड़खानी उस वक्त हुई थी। तो ये स्टार्टिंग मतलब कि बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट था ये सबके लिए। ऑल्दो उस पर बहुत सारा रिसर्च किया गया कि किस तरह से क्या होगा, कैसे होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सिटी स्कैन्स किए गए फराहो के, और बहुत सारे इस एक्सरे किए गए। ये किस तरह और क्यों किए गए, ताकि उनका जो स्कल है उसका 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी प्राप्त हो जाए, मिल जाए, और हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे से उसकी मौत का कारण भी पता चल जाए। और ये सरप्राइजिंग था कि अभी तक किसी को नहीं पता है कि 3300 ईयर्स अगो किस तरह से उनकी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ के बाद कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ, और नहीं उनके बाद कोई किंग बना, फराहो बना, है ना। तो यहाँ पे और जब हिस्ट्री का पार्ट आता है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देकर समझने वाली बात होती है। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। बात यहाँ पे है, जिक्र आता है वहाँ पे अमेनहोटेप का। अब ये जिक्र कैसे आता है, तो आप किंग्स वैली ऑफ किंग्स का बात ध्यान रखिएगा। वहाँ पे 600 से भी ज़्यादा आज तक रिकवर किए गए हैं मम्मीज़ के बॉडी, मतलब इतने सारे लोगों के मम्मी वहाँ पे दफन है। तो हर किसी का वहाँ पे जाहिर सी बात है कि लिखा हुआ है हर एक नाम, तो उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री कुछ पता चलती है। लेकिन हम यहाँ पे हिस्ट्री अगर देखते हैं तो क्या बताया गया है कि अमेनहोटेप III, जो कि तुत के या तो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, ये भी क्लियर नहीं है किसी को, वो बने उस साम्राज्य में, उस टेरिटरी में। उसके बाद फिर आते हैं अमेनहोटेप IV, अमेनहोटेप III के बाद अमेनहोटेप IV। इनका नाम इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जिक्र है क्योंकि ये अपना नाम अमेनहोटेप से बदलकर आखेनातेन रख लेते हैं। अब ये आखेनातेन क्यों रखते हैं, क्योंकि आतेन जो लास्ट में आता है उसका मतलब होता है सन डिस्क। ठीक है, सूरज का जो गोल दिखने का आकार है उसे आतेन कहा गया है इजिप्शियन लैंग्वेज में। तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपने अमेनहोटेप को चेंज करके अपना नाम बदल लेते हैं, और वहाँ पे जो रिलीजियस कैपिटल होता है थेब्स, उसका भी नाम चेंज कर अमारना कर देते हैं। और अटैक कहाँ करते हैं, तो अटैक्ड आमून का क्या है, तो मेजर गॉड है इजिप्शियन का उस समय का, उस पर अटैक करते हैं। ये काफ़ी आश्चर्य भरा बात था। और यहाँ पे रे जॉनसन एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो पुरातत्वविद है, वहाँ पे हिस्टोरियन है, वो बताते हैं कि ये किसी भी रिलीजन के लिए बहुत बड़ा ज़्यादा समय होगा कि एक वहाँ के खुद का किंग, वहाँ के खुद का जो मेजर गॉड है उस पर अटैक कर रहा है। ऑल्दो यहाँ पे अमेनहोटेप IV का पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ पे मिस्टीरियस रूलर आता है जिसका नाम इसमेखरकरे है। अब ये बात हिस्ट्री से रिलेटेड है तो याद रखिएगा, उतना नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में, शायद ही कभी कभी पूछा जाता है, फिर भी मैं इसको कवर किया हूँ और बता दिया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस मिस्टीरियस रूलर के बाद अब आता है डिस्कवरिंग तुत के बारे में, जिसका पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इनका नाम रहता है पहले तुतनखातिन। अब तुतनखातिन कैसे रहता है, तो ये देखिए, अमेनहोटेप के बाद यहाँ पे आतेन आता है, तो इसलिए तुतनखातिन में आतेन जुड़ जाता है। अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये अपने अमेनहोटेप IV जो किंग थे उनकी बात ना मानकर वो किनकी बात मानते हैं, वो जो कि पहले से वो मेजर गॉड थे आमून के। ठीक है, उनके मेजर गॉड कौन थे इजिप्शियन के उस वक्त के, आमून। तो इसीलिए वो अपना नाम चेंज कर देते हैं तुतनखातेन से तुतनखामुन में। और यहाँ पे आमून क्या है इसका मीनिंग, तो इमेज ऑफ द मेजर गॉड, जैसा कि मैंने पहले बताया है। और इसी को शॉर्टकट में तुतनखामुन या तुतनखातेन को ही शॉर्टकट में किंग तुत कहा गया है या फराहो तुत कहा गया है। तो ये रहा आपका हिस्ट्री का पार्ट जो कि आपको मैंने समझाया।
अब आगे आते हैं 2003 में। 2003 में सिटी स्कैन जो कि आपका कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट 1600 ममीज जैसा कि मैंने बताया रिकवर हुए थे, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है। और सिटी स्कैन इस वक्त कहाँ से किया जाता है, सिटी स्कैन मशीन कहाँ से आती है, तो ये नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो है वो प्रोवाइड करती है, डोनेट करती है। और सीमेंस जो मैन्युफैक्चरर है उस मशीन का, उसे वो भी उस कंपनी सिटी स्कैन को डोनेट करती है। और ये किस तरह का सिटी स्कैन मशीन रहता है, तो पोर्टेबल, ताकि कहीं पे भी ले जाया जा सके। अब मम्मी को स्कैन किया जाएगा बहुत सारे स्लाइसेस में, उसके ऑलमोस्ट 1700 स्लाइसेस निकाले गए थे उसके हर एक पार्ट के, हर एक बॉडी को, उसको समझने के लिए। अब किंग को किस तरह से स्कैन किया जाना था, तो इन दैट एज इन लाइफ। मतलब कि ये बात समझिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये समझना चाहते हैं कि इन दैट एज इन लाइफ क्या होता है। तो मरे हुए में जैसे कि एक जिंदा व्यक्ति हो, ठीक उसी तरह से उनका सिटी स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हर एक पार्ट के बारे में पता चलेगा और उस तरह से सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। अब एक बात यहाँ पे और है, कर्स ऑफ फराहो, ठीक है। कर्स ऑफ फराहो क्या है, तो जब पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन के साथ वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये ऊपर का पार्ट एक अलग पैराग्राफ है और नीचे ये जो सारी चीज़ें दी गई है ये अलग पार्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कर्स ऑफ फराहो और जाही हवास एक जगह का टॉपिक है। तो कर्स ऑफ फराहो क्या है यहाँ पे, तो कर्स ऑफ फराहो जब पोर्टेबल मशीन के साथ वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हवा चलती है और मतलब मौसम जो है वहाँ का ख़राब हो जाता है। तो जो दो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे होते हैं वो ये बोलते हैं कि शायद ये कर्स ऑफ फराहो है, फराहो का ये श्राप है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऑल्दो जब सारी चीज़ें सही होती है तो जाही हवास आराम से बैठते हैं और बोलते हैं हाँ चलो अब सारी चीज़ें अच्छे से बीत गई है। अब यहाँ पे लास्ट में दिया गया है क्या, कि ओरियन कंस्टलेशन और ओसिरिस गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, वो दोनों एक ही है। ओरियन कंस्टलेशन को ही यहाँ पे और ओसिरिस गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ कहा गया है। ये क्या कर रहे होते हैं, तो वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो बॉय किंग यहाँ पे जो फराहो है उनको ऊपर से ये देख रहे होते हैं और इसीलिए यहाँ पे शायद कर्स ऑफ फराहो कहा गया है। ऑल्दो यहाँ पे स्टोरी इतनी ही दी हुई है जो कि मैंने पहले बताया, ज्योग्राफी नेशनल ज्योग्राफिक का आर्टिकल से लिया गया है ये। और अगर आपको अपडेट चाहिए इस चैप्टर से तो यहाँ पे ये पूरा history.com वेबसाइट है जो कि यहाँ पे आर्टिकल 15 फरवरी 2019 में पब्लिश हुआ था और ठीक इसी आर्टिकल को जनवरी 2020 में 29 जनवरी को फिर से अपडेट किया गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि व्हाट किल्ड किंग तुत, क्या किंग को मृत्यु कैसे हुई, इसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी। ऑल्दो अभी तक पूरा एक्चुअल नॉलेज नहीं पता चला है किसी को कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी। बहुत लोग मलेरिया से कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं नेचुरल डेथ हुआ था, बहुत लोग कहते हैं कि कोई और कारण रहा होगा। तो यहाँ पे कारण बहुत दिया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 5-6 लिस्टेड कारण हैं, आप उसे नीचे लिंक में दिए गए उस लिंक्स पर जाके आप देख सकते हैं कि उसके क्या क्या कारण थे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।